जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है ना, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी सीखने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जहाँ अच्छे अच्छे लोग रास्ता भटक जाते हैं। सही कहा आपने। मतलब पर्यावरण और उसके महासम्मेलन। हाँ, रामसर, स्टॉकहोम, रियो, ये सब नाम सुनकर ही कई बार दिमाग घूम जाता है। और ये चक्रव्यूह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जब परीक्षा के पेपर में सवाल सामने आते हैं ना, तो सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लगने लगता है। जैसे मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल। बिल्कुल, ये दोनों तो दिमाग में ऐसे उलझते हैं जैसे एक ही जैसी दिखने वाली दवा की दो बोतलें हों। एक बुखार उतारती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कम करती है, और दूसरी जो है वो घाव भरती है, यानी ओजोन परत के छेद को भरती है। और अगर परीक्षा के उस भारी दबाव में गलत दवा चुनी तो बस नेगेटिव मार्किंग तय है। एकदम सही। इसीलिए आज इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है स्टडी टेक के मास्टर नोट्स। मतलब ये जो सामग्री है ना, ये उन सभी लोगों के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है जो यूपीपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन चीजों को रटना नहीं है। राइट। हमें उस पूरे ऐतिहासिक क्रम को समझना है कि मानवता ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए कब, क्या और आखिर क्यों किया। और हाँ, सबसे मजेदार बात, इस चर्चा में हमारे पास इन नोट्स की कुछ ऐसी फनी और विजुअल मास्टर ट्रिक्स हैं जिन्हें एक बार सुन लेना तो दिमाग से मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य इन स्रोतों में दी गई जानकारी और ट्रिक्स को पूरी तरह से तटस्थ भाव से आप तक पहुंचाना है। इसमें हमारा अपना कोई राजनीतिक या वैचारिक झुकाव नहीं है। हाँ, हम बस वो जानकारी शेयर कर रहे हैं। हम सिर्फ उस विज्ञान, कूटनीति और उस ऐतिहासिक मजबूरी को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया के तमाम देशों को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। परफेक्ट। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम चलते हैं सीधा 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब दुनिया को पहली बार एहसास हो रहा था कि इस विकास की अंधी दौड़ के कुछ बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। हाँ, और इस वैश्विक जागरूकता की जो पहली बड़ी कहानी है वो शुरू होती है 2 फरवरी 1971 को। ईरान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर रामसर। बिल्कुल। इस रामसर सम्मेलन का पूरा फोकस था आर्द्र भूमि, यानी जिसे हम वेटलैंड्स कहते हैं, उनका संरक्षण करना। और यहाँ हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम ताज़ा डेटा दिया गया है। भारत में 2025 तक 93 रामसर साइट्स थीं, लेकिन 2026 में अब ये संख्या बढ़कर कुल 99 हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत बड़ा अपडेट है। और इस रामसर सम्मेलन की अहमियत को समझने के लिए ना, हमें उस समय के लोगों की मानसिकता को देखना होगा। वो कैसे? मतलब 1970 के दशक से पहले दलदली जमीन या ये जो आर्द्र भूमि होती है, इसको पूरी दुनिया में एक बेकार और बीमारियों वाली जगह माना जाता था। अच्छा, मतलब लोग इसे बस कचरा समझते थे? हाँ, इंसान की फितरत थी कि जहां भी दलदल दिखे उसे मिट्टी से भर दो और वहां कोई इमारत खड़ी कर दो या बस खेती शुरू कर दो। लेकिन रामसर सम्मेलन ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। वाओ! विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि ये जो आर्द्र भूमियां हैं, ये दरअसल पृथ्वी के गुर्दे, मेरा मतलब है किडनी की तरह काम करती हैं। थोड़ा रुकिए, पृथ्वी की किडनी, ये कैसे काम करता है? मतलब एक दलदल और किडनी में आखिर क्या समानता हो सकती है? अरे बहुत गहरी समानता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी क्या करती है, वो खून से गंदगी और जहरीले तत्वों को छानकर बाहर निकालती है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही ये आर्द्र भूमियां पर्यावरण के लिए काम करती हैं। अच्छा। जब भी कोई प्रदूषित पानी इन दलदली इलाकों से गुजरता है तो वहां जो खास तरह के पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और जो मिट्टी होती है, वो उस प्रदूषण को सोख लेते हैं। एग्जैक्टली। वो भारी धातुओं और रसायनों को सोख लेते हैं और पानी एकदम साफ होकर भूजल में मिल जाता है। और इसके अलावा ये बाढ़ के समय एक विशाल स्पंज की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं? हाँ, तो रामसर ने दुनिया को यही बताया कि दलदल कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का अपना वाटर फिल्टर और बाढ़ नियंत्रक है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि जिस चीज को हम बेकार समझ रहे थे, वो असल में हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस मास्टर ट्रिक पर जो स्टडी टेक के मास्टर नोट्स में दी गई है, ताकि ये सब परीक्षा के दिन एकदम याद रहें। हाँ, बताइए। तो ट्रिक ये है,
कल्पना कीजिए कि राम जी यानी रामसर 2 फरवरी के दिन एक दलदल यानी आर्द्रभूमि एक सुंदर कमल खिलाया। अरे वाह। है ना शानदार विजुअल इमेज। 2 फरवरी राम जी, दलदल और कमल। बस इसी वजह से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये दृश्य वाकई स्मृति में छप जाने वाला है। मतलब एक बार सुन लिया तो भूलेंगे नहीं। लेकिन ये जो रामसर था ना, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली जो वैश्विक हंगामा हुआ वो इसके ठीक 1 साल बाद 1972 में हुआ। हाँ, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण पर पहला सबसे बड़ा महासम्मेलन माना जाता है। और अगर मैं सही हूं तो इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी जिसे हम UNEP कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। हाँ, और यही वो जगह है जहां ये तय हुआ कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और इसे याद रखने का मेमोरी हैक भी बहुत मजेदार है हमारे पास। ट्रिक ये है, पर्यावरण का सारा स्टॉक यानी स्टॉकहोम 5 जून को यूनेप के पास ले जाकर जमा कर दो। क्या बात है, पर्यावरण का सारा स्टॉक यूनेप के पास जमा कर दो। बहुत बढ़िया। हाँ, पर मुझे एक बात पूछनी थी। यहाँ मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये काफी वजनदार शब्द है ना? बहुत ज्यादा वजनदार है। देखिए, जो असली मैग्ना कार्टा था वो 13वीं सदी का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। उसने पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया था और आम इंसानों को कानूनी अधिकार दिए थे। अच्छा, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? क्योंकि कूटनीतिक इतिहास में पहली बार दुनिया के तमाम देशों ने एक आधिकारिक मंच पर यह घोषणा की कि एक साफ और स्वस्थ पर्यावरण में रहना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। ओह, मतलब ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं रह गई थी। एग्जैक्टली, ये सीधे सीधे मानवाधिकार की बात बन गई थी। कह सकते हैं कि रामसर सम्मेलन उसका पहला ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल था। वो कैसे? मतलब एक तरफ 1972 में कमरों में बैठकर नियम बन रहे थे और दूसरी तरफ 1971 से ही जमीन पर असल में दलदलों को बचाया जा रहा था। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो रामसर स्टॉकहोम से 1 साल पहले हुआ था। हाँ, 1971 में। तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि रामसर जैसे जो जमीनी प्रयास थे, उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया, एक ऐसी चेतावनी दी दुनिया को, जिसने संयुक्त राष्ट्र को मजबूर कर दिया कि भाई अब 1972 में स्टॉकहोम में सभी देशों को बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो स्टॉकहोम ने उस जमीनी चिंता को उठाकर एक वैश्विक नीति में बदल दिया। बिल्कुल। अब यहाँ से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जमीन और पानी की बात से अब हम सीधा नीति और अर्थशास्त्र की दुनिया में एंट्री करते हैं। हाँ, और समय में भी छलांग लगाते हैं। 20 साल आगे 1992 में चलते हैं। ये समय है पृथ्वी सम्मेलन का, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, स्टॉकहोम के ठीक 20 साल बाद। हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक दुनिया को फिर से एक साथ बैठने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि इन 20 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। 1992 तक आते आते ये जो पर्यावरण की बहस थी ना, इसमें एक बहुत बड़ी कड़वाहट घुल गई थी। कड़वाहट? कैसी कड़वाहट? दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर और विकसित देश, और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ यानी हमारे जैसे विकासशील देश। अच्छा, तो विवाद क्या था? विकासशील देशों का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, देखिए, आप अमीर देशों ने पिछले 100 सालों में खूब कोयला जलाया, उद्योग लगाए, प्रदूषण किया और अमीर बन गए। हाँ, और अब जब हमारी बारी आई है अपनी गरीबी मिटाने की, फैक्ट्री लगाने की, तो आप कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दो। अरे बाप रे, मतलब ये तो बहुत बड़ा कूटनीतिक गतिरोध था। बहुत बड़ा। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि किसी ने पूरी दावत अकेले उड़ा ली हो और जब दूसरे के खाने की बारी आए तो वो ज्ञान दे कि भाई ज्यादा मत खाओ, डाइटिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। तो इस गतिरोध को सुलझाने के लिए ही रियो सम्मेलन हुआ। तो इसमें हल क्या निकला? यहीं पर सतत विकास यानी जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका विचार बहुत मजबूती से सामने आया। रियो ने यह साबित करने की कोशिश की कि विकास और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। हाँ, और उसी ब्लूप्रिंट को नाम दिया गया
एजेंडा 21। से किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म में दुनिया पर कब्जा करने का कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। हाँ, नाम थोड़ा वैसा ही है। लेकिन असल में इसका आउटकम 100% परीक्षाओं में छपने वाला है। ये 21वीं सदी के लिए बनाए गए पर्यावरण के नियम थे। बिल्कुल। और इसकी फनी ट्रिक क्या है हमारे नोट्स में? पृथ्वी पर रियो बहती है, रियो मतलब नदी, और उसी नदी को बचाने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया। बहुत बढ़िया। पृथ्वी सम्मेलन, रियो शहर और एजेंडा 21 सब कुछ बस एक लाइन में सेट हो गया। और ये जो एजेंडा 21 था, ये असल में 21वीं सदी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान था। इसमें यह तय किया गया कि स्थानीय सरकारें, शहर और देश कैसे काम करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ें और पर्यावरण भी ना बिगड़े। हाँ, और प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से खत्म भी ना करें। ये कोई सीक्रेट मिशन नहीं था, बल्कि दुनिया को एक साथ बांधे रखने का एक बहुत ही पारदर्शी प्रयास था। चलिए, जमीन और नदियों यानी रामसर और रियो की बात करने के बाद अब हमारी ये डीप डाइव वायुमंडल के उन अदृश्य खतरों की ओर मुड़ती है जहां परीक्षाओं में सबसे बड़ा ट्रैप बिछा होता है। ओह, सबसे खतरनाक हिस्सा। हाँ, 90% से ज्यादा प्रतियोगी छात्र यहीं पर नेगेटिव मार्किंग का शिकार होते हैं। मॉन्ट्रियल और क्योटो का कंफ्यूजन। मतलब ये दोनों ही हवा में मौजूद गैसों से जुड़े हैं, दोनों वैश्विक स्तर के हैं, लेकिन ये इतने कंफ्यूजिंग क्यों है आखिर? देखिए, ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल आसमान से जुड़ी समस्याओं को ही हल करते हैं, लेकिन दोनों समस्याएं विज्ञान के नजरिए से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो कैसे? एक का संबंध सूर्य की किरणों को रोकने वाली ढाल से है। अच्छा। और दूसरे का संबंध पृथ्वी की गर्मी को बाहर न जाने देने वाले कंबल से है। चलिए, इस ढाल और कंबल वाले फर्क को स्टडी टेक के मास्टर नोट्स के जरिए हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में साइन हुआ और 1989 में लागू हुआ। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था ओजोन परत का संरक्षण और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को रोकना। राइट। और इसकी ट्रिक सुनते हैं। मॉन्टी यानी मॉन्ट्रियल ओजोन के छेद पर टेप चिपका दिया। यहाँ टेप चिपकाने का रूपक बहुत सटीक बैठता है ना? हाँ, क्योंकि CFC गैसें उन दिनों रेफ्रिजरेटर, AC और फोम इंडस्ट्री में बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होती थी। अच्छा। और जब ये गैसें वायुमंडल में ऊपर समतापमंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहां पहुंचती हैं तो सूरज की UV किरणें इन्हें तोड़ देती हैं। और फिर क्या होता है? फिर इनमें से क्लोरीन का एक परमाणु निकलता है जो ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। 1 लाख। बाप रे, मतलब अगर ओजोन की ये ढाल टूट जाती तो क्या होता? तो पृथ्वी पर स्किन कैंसर और अंधापन बिल्कुल महामारी की तरह फैल जाता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया? उसने पूरी दुनिया में CFC के उत्पादन पर रोक लगा दी। यानी ओजोन के छेद पर एक कूटनीतिक टेप चिपका दिया। एग्जैक्टली। और ये टेप काम भी कर रहा है। लेकिन इसके बाद 1997 में आता है जापान का क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2005 में लागू हुआ। हाँ। अब इसका उद्देश्य ओजोन को बचाना नहीं था, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन्हें कम करना था। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? क्यों हो मतलब क्योटो। तो क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ गई हैं। ये ट्रिक जितनी फनी है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का असली इतिहास उतना ही ज्यादा तनावपूर्ण था। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, क्योटो का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों से है। ये गैसेस ओजोन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य कंबल बना लेती हैं। जब सूरज की गर्मी पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष में जाने लगती है तो ये कंबल उस गर्मी को सोख लेता है। ओह, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल को कूटनीतिक लिहाज से तनावपूर्ण माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि क्योटो ने पहली बार विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसें कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य थोपे थे। लीगली बाइंडिंग टारगेट्स। हाँ, और इसका परिणाम ये हुआ कि कई देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जक देश ने तो बाद में इससे अपने हाथ ही खींच लिए। मतलब पीछे हट गए। हाँ, इसलिए जहां मॉन्ट्रियल को दुनिया का सबसे सफल समझौता माना जाता है, वहीं क्योटो को एक संघर्षपूर्ण और बस आंशिक रूप से सफल प्रयास के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो वाकई किसी हॉलीवुड सस्पेंस से कम नहीं है। अच्छा, कौन सा ट्विस्ट? मॉन्ट्रियल और क्योटो की इस कहानी में एक तीसरी एंट्री होती है, 2016 का किगाली समझौता। हाँ,
किगाली। स्रोत बताता है कि किगाली कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक संशोधन या अमेंडमेंट है। राइट। और इसका मकसद फ्रिज और एसी से निकलने वाली एक नई गैस HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसको खत्म करना है। और इसकी ट्रिक क्या है? एसी की HFC गैस ने पर्यावरण को गाली दी। गाली मतलब किगाली, या तो उसे बैन कर दिया गया। हाँ, ट्रिक तो अच्छी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये HFC गैस आखिर आई कहाँ से? कहाँ से आई? ये असल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही देन है। क्या? लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने तो दुनिया को बचाया था ना ओजोन के छेद से। फिर ये HFC का क्या चक्कर है? यही तो पर्यावरण विज्ञान की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, जब मॉन्ट्रियल के तहत CFC को बैन किया गया तो इंडस्ट्रीज को अपने फ्रिज और एसी चलाने के लिए कोई नया केमिकल तो चाहिए था ना? हाँ, विकल्प तो ढूंढेंगे ही। तो उन्होंने HFC को विकल्प के तौर पे चुना। शुरुआत में सब बहुत खुश थे, क्योंकि HFC ओजोन परत को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मॉन्ट्रियल का लक्ष्य तो पूरा हो गया। तो फिर दिक्कत कहाँ हुई इसमें? दिक्कत ये हुई कि वैज्ञानिकों ने कुछ दशकों बाद पाया कि HFC भले ही ओजोन के लिए सुरक्षित है, लेकिन ये एक भयानक, बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। अरे बाप रे! ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना ज्यादा गर्मी सोखती है। हजारों गुना। ओ माय गॉड! यानी मॉन्ट्रियल की समस्या सुलझाते सुलझाते हमने अनजाने में क्योटो वाली समस्या को, यानी ग्लोबल वार्मिंग को, एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज दे दिया था। ओह, मतलब मॉन्ट्रियल का जो समाधान था वही ग्लोबल वार्मिंग की एक नई बीमारी बन गया। बिल्कुल। और इसीलिए 2016 में रवांडा के शहर किगाली में दुनिया फिर से इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा कि भाई, चूंकि HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही लाया गया था, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल के तहत ही खत्म भी किया जाना चाहिए। वाव! तो किगाली समझौता असल में हमारी अपनी ही गलतियों को सुधारने का एक ऐतिहासिक कदम है। सच कहूं तो ये वाकई दिमाग की बत्ती जलाने वाला तथ्य है। मतलब कि किगाली वो पैचवर्क है जो मॉन्ट्रियल के साइड इफेक्ट को ठीक कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, अब जब हमने आसमान के ओजोन और हवा की गर्मी को सुरक्षित कर लिया है, तो हमारी ये डीप डाइव एक बिल्कुल नई और सूक्ष्म दिशा में मुड़ती है। माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। हाँ, हम आसमान से उतरकर सीधे माइक्रोस्कोपिक दुनिया और जेनेटिक्स में प्रवेश करते हैं। और ये पर्यावरण संरक्षण का वो आधुनिक चरण है जहां हम सिर्फ पेड़ों या जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? हम उनकी DNA और जीवन की जो बुनियादी संरचना है उसकी बात कर रहे हैं। सही कहा। साल 2000 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी से जुड़ा है। विशेष रूप से जो आनुवंशिक या जेनेटिक तरीके से बदले गए जीव होते हैं, जिन्हें हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या LMOs कहते हैं। राइट। बायो यानी बायोसेफ्टी, काट में भर के लाओ। काट मतलब कार्टाजेना। लेकिन सर, ये बायोसेफ्टी का खतरा असल में कितना बड़ा हो सकता है? ये खतरा बहुत ही वास्तविक और डरावना हो सकता है। एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एक ऐसी मक्के की फसल तैयार की जो किसी भी कीड़े से नहीं मरती। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए? हाँ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन क्या हो अगर इस मक्के के जो परागकण हैं, जो पॉलन होते हैं, वो हवा में उड़कर पास की किसी जंगली घास के साथ मिल जाए। मतलब अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो क्या वो जंगली घास भी कीड़ों से सुरक्षित हो जाएगी? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी भी खरपतवार नाशक से, यानी वीड किलर से भी नहीं मरेगी। अरे! वो एक सुपर वीड बन जाएगी जो पूरे जंगल या खेत को पूरी तरह तबाह कर सकती है। बाप रे, ये तो खतरनाक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इसी बुरे सकने को रोकने के लिए बनाया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई देश इन लेबोरेटरी में बनाए गए जीवों का, यानी LMOs का आयात या निर्यात करे, तो पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता बरती जाए, ताकि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को कोई खतरा ना हो। एग्जैक्टली। मतलब हम विज्ञान के चमत्कारों को प्राकृतिक दुनिया में तबाही मचाने से रोक रहे हैं। इसी सूक्ष्म जगत में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साल 2010 का नागोया प्रोटोकॉल। हाँ, नागोया। ये आनुवंशिक संसाधनों और जैव विविधता के फायदों के सही बंटवारे के लिए है। इसकी ट्रिक कहती है, नाग के अंदर का जेनेटिक्स और विविधता बहुत खतरनाक है। नाग यानी नागोया। ट्रिक बहुत कैची है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम सच में ऐसे दौर में आ गए हैं जहां एक पौधे के DNA को लेकर देशों के बीच कानूनी लड़ाइयां हो सकती हैं? अरे, हम न सिर्फ उस दौर में हैं, बल्कि नागोया प्रोटोकॉल इसी लड़ाई का अंपायर है। अच्छा। हाँ, इसे बायोबायरेसी कहा जाता है।
जरा कल्पना कीजिए कि अमेज़न के जंगलों में या फिर भारत के किसी दूरस्थ आदिवासी इलाके में एक ऐसा पौधा है जिसके लेप से वहां के लोग सदियों से घाव भरते आ रहे हैं। हाँ, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान होता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए अमेरिका या यूरोप की कोई बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी वहां आती है। अच्छा। वो उस पौधे का डीएनए निकालती है, अपनी एडवांस्ड लैब में उससे एक महंगी क्रीम बनाती है, उस पे पेटेंट ले लेती है और अरबों डॉलर कमाती है। लेकिन उस आदिवासी समुदाय या उस देश को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो नागोया प्रोटोकॉल इस बायोपायरेसी को गैरकानूनी बनाता है। ये नियम तय करता है कि किसी भी देश के जेनेटिक खजाने से जो भी आर्थिक फायदा होगा, उसका एक उचित हिस्सा उस देश और उस स्थानीय समुदाय को भी मिलना चाहिए। वाओ! ये तो पर्यावरण संरक्षण से भी ज्यादा वैश्विक न्याय और अधिकारों की बात हो गई। बिल्कुल। और न्याय इन सबको एक साथ साधना है। सही कहा आपने। चलिए, अब समय है एक सुपर क्विक रिवीजन का। हमने इस एक झटके में वन शॉट में जो सफर तय किया है उसे फटाफट समेटते हैं। बिल्कुल, और रैप अप करते हैं। हमने 1970 के दशक में ईरान के रामसर के दलदल में 2 फरवरी को कमल खिलाकर शुरुआत की, यानी वेटलैंड्स। हाँ। फिर हम स्टॉकहोम गए, जहां 5 जून को पर्यावरण का सारा स्टॉक जमा करके मैग्ना कार्टा लिखा, यानी यूएनईपी। राइट। ठीक 20 साल बाद हम ब्राजील के रियो पहुंचे, जहां पृथ्वी की नदी बचाने के लिए 21वीं सदी का एजेंडा 21 बनाया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके बाद हमने हवा के उस सबसे बड़े कंफ्यूजन को तोड़ा। हाँ। मॉन्ट्रियल में मोंटी ने ओजोन के छेद पर टेप चिपकाया, यानी सीएफसीज पर रोक, और क्योटो में बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों को देखकर पूछा क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। और जब मॉन्ट्रियल की ही वजह से एसी की एचएफसी गैस ने गाली दी, तो हमने किगाली समझौते से उसे बैन कर दिया। बिल्कुल। और अंत में बायोसेफ्टी का सारा सामान कार्टाजेना के कार्ट में डाला, यानी एलएमओ सुरक्षा, और नागोया के खतरनाक जेनेटिक्स का बायोपायरेसी से बचाव किया। ये पूरा सफर इस बात का प्रमाण है कि इंसान गलतियां तो करता है, लेकिन वो उन गलतियों से सीखकर नए नियम बनाने की क्षमता भी रखता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, इन मजेदार ट्रिक्स और परीक्षा के भारी भरकम सिलेबस के पार ये जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, असल मायने में ये सिर्फ किसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए रटे जाने वाले तथ्य नहीं है। तो क्या है? ये नियम और ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये दुनिया को रहने लायक बनाए रखने की ग्लोबल टाइमलाइन है। रामसर से लेकर नागोया तक ये एक सतत संघर्ष है, जहां इंसान अपनी ही बनाई हुई तबाही से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा है। वाह! पृथ्वी को बचाने की शुरुआत उस सबसे बुनियादी चीज से होती है जो हमारे आसपास मौजूद है, मतलब हमारे द्वारा जमीन और पानी में फैलाया गया जहर, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, तो शोध सामग्री में सबसे पहला नाम है साल 2013 का मिनामाटा सम्मेलन। इसका इतिहास किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, जहां स्थानीय स्तर पर फैलाए गए प्रदूषण ने एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया। सही कहा। और मिनामाटा कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये असल में जापान के एक तटीय शहर का नाम है। अच्छा, तो वहां हुआ क्या था? 20वीं सदी के मध्य में वहां के जो औद्योगिक कारखाने थे, उन्होंने मुनाफे के चक्कर में भारी मात्रा में पारा, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, उसे सीधा समुद्र में बहाना शुरू कर दिया। बाप रे, सीधे समुद्र में। हाँ। और विज्ञान के नजरिए से पारे का बर्ताव बहुत घातक होता है। ये पानी में घुलकर सीधे मछलियों के शरीर में जमा होने लगता है। मतलब बायो एक्यूमुलेशन। बिल्कुल, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में, और फिर सीधा इंसानों की थाली में। एग्जैक्टली। पारा शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है। जब स्थानीय लोगों ने उन जहरीली मछलियों को खाया, तो हजारों लोग एक भयानक बीमारी का शिकार हुए, जिसमें उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल लकवा मार जाने जैसी स्थिति। और इसे ही इतिहास में मिनामाटा रोग का नाम दिया गया। ये इस बात का एकदम क्रूर उदाहरण है कि प्रकृति में कुछ भी गायब नहीं होता। मतलब हम जो जहर अनजाने में पानी में घोलते हैं, वही पूरा चक्र लगाकर वापस हमारी ही थाली में आ जाता है। और कारखानों को लगा था कि समुद्र बहुत बड़ा है, कचरा छुप जाएगा, लेकिन वो कचरा इंसान के डीएनए तक पहुंच गया। तो इसी पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए 2013 में वैश्विक स्तर पर ये मिनामाटा सम्मेलन हुआ। सही बात है। और इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए नोट्स में जो पहली सुपर ट्रिक दी गई है ना, वो बहुत दिलचस्प है। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक है, मीना यानी मिनामाटा, मीना को इतना गुस्सा आया कि उसका पारा हाई हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है।
मीना का पारा हाई हो गया। है ना? पारा मतलब मर्क्यूरी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रभावी कॉग्निटिव हुक है। मतलब ये ट्रिक एक जटिल रासायनिक संकट और उसके अंतर्राष्ट्रीय समाधान को एक साधारण मानवीय भावना के साथ जोड़ देती है। हाँ, गुस्सा आना। एग्जैक्टली। तो दिमाग तुरंत मीना शब्द को पारा से लिंक कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब स्थानीय स्तर पर पानी और जमीन में जहर घोलना गैर कानूनी होने लगा, तो कारखानों और अमीर देशों ने एक नया रास्ता निकाल लिया। जो कि हमेशा होता ही है। बिल्कुल। उन्होंने अपने कचरे को जहाज़ों में भरकर दुनिया के दूसरे कोनों में भेजना शुरू कर दिया। मतलब हमारे घर से कचरा हटाओ, दूसरों के घर में डालो। इसे हम टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म या जहरीला उपनिवेशवाद कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख दो अन्य संधियों की ओर मुड़ता है। 1979 का बेसल सम्मेलन और 1998 का रोटरडैम सम्मेलन। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि इन तीनों सम्मेलनों मतलब बेसल, रोटरडैम और मिनामाटा, इन तीनों को अक्सर लोग एक साथ मिलाकर VVIP ट्रैप के रूप में देखते हैं। VVIP ट्रैप मतलब लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं खुद जब नोट्स पढ़ रहा था तो थोड़ा उलझ गया था। ऐसा क्यों है कि ये तीनों एक ही सांचे में ढले हुए लगते हैं? मैं समझाती हूँ। ये उलझन स्वाभाविक है क्योंकि ये तीनों संधियां अलग अलग नहीं है। ये तीनों मिलकर प्रदूषण का एक पूरा जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बनाती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जब विकसित देशों में पर्यावरण के नियम सख्त हुए तो उन्होंने अपना खतरनाक कचरा और जो केमिकल वाला कचरा था वो जहाज़ों में लाद कर गरीब देशों की ओर भेजना शुरू कर दिया। गरीब देशों में डंपिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। तो बेसल सम्मेलन जो 1989 में आया वो इसी खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश की सीमा में जाने से रोकने के लिए लाया गया। इसका मुख्य फोकस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पर रोक लगाना था, ताकि कोई अमीर देश किसी गरीब देश को अपना कूड़ादान ना बना सके। एग्जैक्टली। लेकिन एक सेकंड, अगर बेसल ने कचरे की आवाजाही रोक दी तो फिर रॉटरडैम की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कचरा और इस्तेमाल होने वाले उत्पाद ये दोनों अलग चीजें हैं। मतलब ये कि रॉटरडैम सम्मेलन 1998 में कचरे के लिए नहीं बल्कि खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाया गया था। ओहो, व्यापार के लिए? हाँ, कई ऐसे कीटनाशक थे जो अमीर देशों में तो बैन थे क्योंकि वो खतरनाक थे, लेकिन उन्हें धड़ल्ले से विकासशील देशों में बेचा जा रहा था। मतलब खुद के लिए खराब पर दूसरों को बेचकर मुनाफा कमा लो। बिल्कुल। तो रॉटरडैम ने पूर्व सूचित सहमति या प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कानूनी नियम लागू किया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कोई भी देश अगर किसी खतरनाक केमिकल का निर्यात कर रहा है तो उसे पहले आयात करने वाले देश को उसके खतरों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और लिखित मंजूरी लेनी होगी। एग्जैक्टली। ये व्यापार में पारदर्शिता लाने का एक बहुत जरूरी तरीका था। मतलब बेसल खतरनाक कचरे की डंपिंग को रोकता है और रॉटरडैम खतरनाक रसायनों के व्यापार को पारदर्शी बनाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब ये VVIP ट्रैप मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है और इन्हें याद रखने की जो ट्रिक्स स्रोत में दी गई है ना, वो इस पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती हैं। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। तो बेसल के लिए ट्रिक है, खतरनाक कचरा हमारे घर के बेसिन में मत डालो। बेसिन, क्या बात है। तो बेसिन शब्द से बेसिल याद रहेगा। हाँ, और कचरे से उसका काम। और रोटरडैम के लिए ट्रिक है, खतरनाक केमिकल पीकर इंसान रोता है। तो रोने से रॉटरडैम और केमिकल से व्यापार का नियम याद आ जाएगा। ये ट्रिक्स तो सच में काम की हैं। है ना? तो अगर इस पूरे चित्र को एक साथ देखा जाए, बेसिन में कचरा मतलब बेसल, रोते हुए केमिकल मतलब रोटरडैम और मीनामाटा का पारा हाई मतलब मिनामाटा। इन तीनों ट्रिक्स को जोड़ने पर जहरीले प्रदूषण के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई का पूरा ढांचा है वो दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल छप जाता है। ये जमीनी और जल प्रदूषण को समझने का बहुत ही तार्किक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन जमीन और पानी के बाद अब उस संकट की ओर बढ़ते हैं जो पूरे ग्रह को एक साथ अपनी चपेट में ले रहा है। आप ऊपर आसमान में जमा हो रही गैसों की बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, स्रोत सामग्री में अगला बड़ा नाम 2015 का पेरिस समझौता है, जिसे COP21 भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में पेरिस समझौता अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन का दस्तावेज है।
इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो लक्ष्य है वो बहुत ही स्पष्ट और गणितीय है। वैश्विक तापमान की वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। और हर हाल में इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करना। बिल्कुल। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया के हर देश ने अपने अपने स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के संकल्प लिए हैं। पता है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो आंकड़ा है, ये सुनने में बहुत छोटा और मामूली लगता है। मतलब कोई भी सोच सकता है कि दिन के तापमान में 1-2 डिग्री के उतार चढ़ाव से क्या ही फर्क पड़ता। इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये केवल 1.5 डिग्री बढ़कर 101.1 हो जाए तो शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बदन दर्द होता है, थकान लगती है और इंसान बिस्तर से नहीं उठ पाता। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। और अगर यही तापमान 2 या 3 डिग्री बढ़ जाए तो शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। पृथ्वी की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। उसे भी बुखार है। एग्जैक्टली। 1.5 डिग्री की यह सीमा पृथ्वी को आईसीयू में जाने से रोकने की आखिरी चेतावनी है। इस बुखार वाले उदाहरण से पृथ्वी के इकोसिस्टम के काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी का मौसम थोड़ा और गर्म हो जाएगा। तो और क्या असर होगा इसका? इसके पीछे का तंत्र बहुत भयानक है। इस 1.5 डिग्री की वृद्धि का मतलब है ग्लेशियरों का स्थायी रूप से पिघलना, समुद्र के जलस्तर का बढ़कर तटीय शहरों को डुबाना और मौसम चक्र का इतना विनाशकारी हो जाना कि बाढ़ और सूखे की घटनाएं एकदम आम हो जाएं। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये पूरे जीवन चक्र का पतन है। बहुत ही डरावनी तस्वीर है ये। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए नोट्स में दी गई जो अगली सुपर ट्रिक है वो एकदम सटीक बैठती है। क्या है वो ट्रिक? पेरिस की गर्मी को हम 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं सहेंगे, इसलिए सोलर लगाओ। सोलर लगाओ। इस ट्रिक में छुपा सोलर शब्द केवल याद रखने का एक तरीका नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि ये इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण समाधान है। और इस समाधान में भारत की भूमिका कूटनीतिक रूप से एक नया अध्याय जोड़ती है। मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। पेरिस समझौते के दौरान ही भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना की थी। हाँ, और स्रोत सामग्री इस बात पर विशेष जोर देती है कि इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्यालय भारत में होना, इसके क्या मायने हैं? इसका भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल महत्व बहुत बड़ा है। देखिए, दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो विकासशील देश थे, जिनमें भारत भी शामिल है, उन्हें क्या माना जाता था? उन्हें पर्यावरण के मामलों में केवल नियम मानने वाले यानी रूल टेकर्स माना जाता था। नियम पश्चिम के विकसित देशों में बनते थे और बाकी दुनिया बस उन पर चलती थी। मतलब जो उन्होंने कह दिया वो हमने मान लिया। हाँ, और पेट्रोलियम और तेल की राजनीति ने कुछ खास देशों को ही ताकतवर बना रखा था। लेकिन ISA का मुख्यालय भारत में होना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। मतलब अब हम सिर्फ फॉलोवर नहीं रहे। एग्जैक्टली। ये दर्शाता है कि अब भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में केवल अनुसरण करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला यानी रूल मेकर और नेतृत्व करने वाला देश बन गया है। ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। ये पेट्रोपॉलिटिक्स से इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स और सोलर ऊर्जा की ओर पूरी दुनिया का कदम है। ये नेतृत्व की भूमिका में सच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हमने रासायनिक कचरे के निर्यात से लेकर वायुमंडल के बढ़ते तापमान और सोलर ऊर्जा की भू राजनीति तक की जो यात्रा है वो तय कर लिया है। काफी लंबा सफर रहा। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के जो सबसे पहले और मूक शिकार हैं, जो बेजुबान जानवर है। हाँ, वो जीव जो इस ग्रह को हमारे साथ साझा करते हैं। पेरिस से आगे बढ़ते हुए स्रोत सामग्री हमें वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण संधियों की ओर ले जाती है। वो 2 संधियां कौन सी हैं? एक है 1973 का साइट्स CITES, जिसे वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं, और दूसरा है 1979 का बॉन सम्मेलन। साइट्स और बॉन। लेकिन यहां मुझे एक बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है। कैसा सवाल? अगर दोनों संधियां जानवरों को बचाने के लिए ही हैं, तो दुनिया को 2 अलग-अलग कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या जानवरों के लिए एक ही वैश्विक पशु सुरक्षा कानून काफी नहीं था? इस सवाल का जवाब ये समझने में है कि जानवरों को खतरा किन-किन अलग चीजों से है। साइट्स और बॉन दोनों की कार्यप्रणाली और उनके पीछे का जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है। वो कैसे? साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज।
इसका मुख्य निशाना इंसान का लालच है। लालच मतलब पैसों के लिए जो शिकार होता है। एग्जैक्टली ये अर्थशास्त्र को नियंत्रित करता है। लोग जानवरों को उनके अंगों जैसे हाथीदांत, गैंडे के सींग या दुर्लभ खाल के लिए मारते हैं और उन्हें एक प्रोडक्ट मानकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी होना चाहिए। और साइट्स यही करता है। ये इस काले बाजार को कानूनी रूप से रोकता है और संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अच्छा, तो साइट्स व्यापार को रोकता है और बॉन सम्मेलन वो क्या करता है? दूसरी ओर बॉन सम्मेलन का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो क्या बचाता है? ये पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और प्रकृति के रास्तों का संरक्षण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों को बचाना है। माइग्रेटरी बर्ड जैसे? हाँ, जैसे एक प्रवासी पक्षी है साइबेरियन सारस। वो सर्दियों में हजारों किलोमीटर उड़कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाता है। बिल्कुल। अब उस पक्षी को तो नहीं पता ना कि उसने रूस की राजनीतिक सीमा पार कर ली है और अब वो भारत के हवाई क्षेत्र में है। पक्षियों के पास पासपोर्ट थोड़ी होता है। सही कहा। तो बॉन सम्मेलन उन सभी देशों को एक साथ लाता है जो उस पक्षी के फ्लाइट पाथ या उड़ने के रास्ते में आते हैं, ताकि पूरे रास्ते में उस प्रजाति को सुरक्षित आवास मिल सके। अरे वाह, ये भेद तो बहुत ही स्पष्ट है। मतलब साइट्स इंसानी लालच के खिलाफ एक आर्थिक प्रतिबंध है और बॉन प्राकृतिक प्रवास को राजनीतिक सीमाओं से बचाने का रक्षक। बिल्कुल सही समझे आप। और जो नेश में जो ट्रिक्स दी गई है ना, वो इसी अंतर को बहुत मजेदारी से समझाती हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो साइट्स के लिए ट्रिक है, इंटरनेट की साइट पर खतरे वाले जानवरों का व्यापार करना बैन है। इंटरनेट की साइट और व्यापार, बहुत बढ़िया। ये सीधे व्यापारिक प्रतिबंध को याद दिलाता है। हाँ, और बॉन के लिए ट्रिक है, पक्षी उड़कर दूसरे देश में बॉन यानी जन्म लेते हैं, इसलिए वो प्रवासी हैं। बॉन से बॉन शहर और बॉन मतलब जन्म लेना। ये ट्रिक्स जटिल कानूनी शब्दावली को दरकिनार करके सीधे संधियों की आत्मा तक पहुंचने का काम करती हैं। बिल्कुल। अगर अब तक की पूरी चर्चा को देखा जाए, चाहे वो कारखानों का कचरा हो, पृथ्वी का बढ़ता तापमान हो, जानवरों का व्यापार हो या प्रवासी पक्षियों का सफर, ये सब अलग अलग समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन इन सभी समाधानों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक दर्शन की जरूरत थी। और वो दर्शन 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से निकल कर आया था। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बताती है कि इसी रिपोर्ट से दुनिया को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द मिला। इस रिपोर्ट का नाम ही हमारा साझा भविष्य था। हाँ, आ कॉमन फ्यूचर। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संशय होता है। क्यों? आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लास्टिक के उत्पादों को बेचने के लिए इस शब्द को एक ग्रीन वॉशिंग टूल या कॉर्पोरेट बज़वर्ड की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये बात तो है। तो क्या ये शब्द अपना असली अर्थ खो नहीं चुका है? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। मैं मानती हूँ कि आज ये शब्द भले विज्ञापन की भाषा बन गया हो, लेकिन 1987 में जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने इसे पेश किया था ना, तब ये अर्थशास्त्र की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। क्रांतिकारी कैसे? क्योंकि उस समय तक विकास का मतलब सिर्फ कारखाने लगाना और जंगल काटना माना जाता था। बस मुनाफा कमाओ। हाँ, पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोचता था। बिल्कुल। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने दुनिया को पहली बार चेतावनी दी कि सतत विकास का मतलब है अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता नष्ट न हो। मतलब फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना। एग्जैक्टली। इसमें अर्थशास्त्रियों को मजबूर किया कि वे भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व को भी अपने मुनाफे की गणना में शामिल करें। इसका सीधा सा अर्थ था कि आज विकास की दौड़ में हम इतना कोयला ना जला दें कि कल हमारे बच्चों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना मिले। बिल्कुल सही। ये सच में गहरा वैचारिक बदलाव था। और इस अवधारणा को याद रखने के लिए स्रोत सामग्री की आखिरी सुपर ट्रिक भी कमाल की है। क्या है आखिरी ट्रिक? आने वाली पीढ़ियों का विकास करने के लिए हमें ब्रंट करना पड़ेगा। ब्रंट से ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये ट्रिक सीधे तौर पर भविष्य की पीढ़ियों और ब्रंटलैंड रिपोर्ट के संबंध को जोड़ देती है। बिल्कुल जोड़ देती है। तो इन सभी संधियों और इस रिपोर्ट को एक साथ देखने पर यह समझ आता है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दोनों साथ चल सकते हैं। हाँ, एक स्वस्थ ग्रह के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था या विकास टिक ही नहीं सकता। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, ये भविष्य की सुरक्षा का एक ऐसा ताना बाना है जिसे पूरे दुनिया को मिलकर बुनना है। तो इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई बिखरा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं। मिनामाटा के तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने वाले पारे से लेकर बेसल और रोटरडैम के कचरे और रसायन के व्यापार तक
पेरिस के 1.5 डिग्री वाले बुखार से लेकर सोलर ऊर्जा की कूटनीति तक, और साइट्स के व्यापार प्रतिबंध से लेकर बॉन के प्रवासी पक्षियों और ब्रेंटलैंड के शाजा भविष्य तक। ये सभी एक ही विशाल श्रृंखला की अलग-अलग कड़ियां हैं। बिल्कुल। और इन ट्रिक्स के माध्यम से ये जो भारी भरकम कूटनीतिक जाल था ना, अब ये एक बहुत ही तार्किक और याद रखने योग्य कहानी में बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी केवल सरकारी अधिकारियों या पर्यावरणविदों के लिए नहीं है। सही बात है। ये समझना हर इंसान के लिए जरूरी है कि जिन कानूनों से हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय हो रहा है, वे असल में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी ने मेरे दिमाग में एक ऐसे विचार को जन्म दिया है जो शायद इन दस्तावेजों से भी एक कदम आगे की बात करता है। अच्छा, वो क्या विचार है? हमने शुरुआत में कहा था कि पर्यावरण की बीमारी के लिए ये संधियां एक पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन की तरह है। हाँ, कहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा विरोधाभास यहां नजर आता है। अगर खतरनाक कचरा और रसायन दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं, और अगर प्रवासी पक्षी इंसान द्वारा बनाए गए नक्शों और इन कूटनीतिक सरहदों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या पर्यावरण को बचाने के रास्ते में देशों के बीच खींची गई ये राजनीतिक सीमाएं ही सबसे बड़ी रुकावट नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या पृथ्वी को सच में बचाने के लिए इंसानों को अलग-अलग देशों के नागरिक होने का ठप्पा हटाकर खुद को समग्र रूप से एक पृथ्वी का नागरिक मानना शुरू नहीं कर देना चाहिए? सिटीजन ऑफ द अर्थ। बिल्कुल। शायद मानवता की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो एक अखंड ग्रह को टुकड़ों में बांटकर उसका इलाज करना चाहती है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ जो सुनने वाले हैं उन्हें सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।